हेलो दोस्तों, संघर्ष इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके की तीसरी क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशन क्वेट के साथ। आज का मोटिवेशन क्वेट है, एक चलती हुई चींटी एक ऊँघ रहे बैल से अधिक काम करती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप बैलों की तरह, जैसे होता नहीं बैल बहुत ज़्यादा दिखावे में ऊँघता रहता है अपनी सींग से, तो उस तरीके से नहीं, आपको एक चींटी की भांति, क्योंकि चींटी को परिश्रमी जीव भी माना गया है, तो आप उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते चलिए। जो भी सब्जेक्ट आपका नहीं मजबूत है, आप उस सब्जेक्ट को मजबूत करने की थोड़ा सा कोशिश करिए। और ये एक दिन में मजबूत नहीं होगा, आपको थोड़ा थोड़ा समय पर डे देना पड़ेगा। और जब आप थोड़ा थोड़ा समय पर डे आप उस चीज़ पे दोगे, तब जाकर ये चीज़ आपको मजबूत होगी, आपका वो सब्जेक्ट मजबूत होगा, आप उस चीज़ में थोड़ा सा अच्छा कर पाएंगे। ये ज़रूरी है, ठीक। तो इसी के साथ आपको बढ़ना है और अच्छा करना है अपने जीवन में। हमेशा आपकी ये इच्छा होनी चाहिए कि आप कुछ ना कुछ सीखें, और डेली कुछ ना कुछ सीखने के लिए जब आप प्रेरित आप आगे रहेंगे, आप सोचेंगे कि हाँ मुझे आज कुछ सीखना है, तो आप थोड़ा बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने जीवन में, और धीरे धीरे अपने आप को बेहतर करते चलिए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पहले प्रश्न से। आज का सबसे पहला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? 1905, 1907, 1909, 1916। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो 1909 होने वाला है, ठीक। क्योंकि लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत का सचिव नियुक्त किया गया। तो लॉर्ड कर्जन के बाद क्या हुआ? लॉर्ड कर्जन के बाद भारत के जो वायसराय बने वो कौन बने थे भाई? आपको बताना है, लॉर्ड मिंटो। कौन बने हैं? लॉर्ड मिंटो। इस चीज़ को आपको याद रखना है, लॉर्ड मिंटो बने हैं, ठीक। तो ये बात आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या था? तो इस अधिनियम का सबसे बड़ा दोष क्या था, ये आपको बताना है। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो ये आपको याद रखना है। मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष यही था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना करना था। ये व्यवस्था आई थी, इसके तहत इसकी स्थापना करनी थी। इसी कारण से इसको सबसे बड़ा दोष माना जाता है मार्ले मिंटो सुधार बिल का। इस चीज़ को आपको याद रखना है, जो मार्ले मिंटो वायसराय के शासनकाल में आया था, ठीक। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। और मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया, यह कहा था। यह कथन किसका है? तो याद रखिए, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया, ये कथन किसका है भाई? महात्मा गांधी का। ये बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और याद रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो याद रखिए, लॉर्ड मिंटो को ही पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। इस बात को आप याद रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पेपर में कई तरीके से पूछा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार कब आया? तो आपको बताना है 1909 में आया। उस समय वायसराय कौन थे भाई? तो लॉर्ड मिंटो थे। क्या थे? लॉर्ड मिंटो। ये चीज़ आपको याद रखना है, लॉर्ड मिंटो। और मार्ले मिंटो है, तो इसमें जॉन मार्ले क्या थे अगर आपसे पूछा जाए? जॉन मार्ले। तो याद रखिए, जॉन मार्ले जो थे ये भारत सचिव थे इस समय, ठीक। तो ये भी आप अच्छे से थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके पेपर में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पूछा भी गया और पूछा भी जाता है। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित हुआ था? तो सन तो आपको भूलना नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने बताया। सबसे बड़ा दोष क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करना था। और मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया, यह कहा था किसने भाई? महात्मा गांधी ने कहा था, ये याद रखिएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो इसका आंसर आपको करना है 1911, 1905, 1907, 1912। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1912। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1912 में बनी। और अगर पूछा जाए दिल्ली भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई थी, तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप याद रखिएगा 1911 में। कब? 1911 में। 1911 में बात की गई और 1912 में ये भारत की राजधानी बनी। इस चीज़ को याद रखिए, कलकत्ता से। कहाँ से भाई? कलकत्ता से ट्रांसफर। अगर आपसे पूछा जाए भारत की 1911 से पहले, अगर 1912 से पहले भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो आपको बताना है कलकत्ता। तो कलकत्ता से दिल्ली बनी भारत की राजधानी। कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1912 में बनी, ये आप याद रखिएगा।
और घोषणा कब हुई थी, तो 1911 में। इस बात को आप अच्छे से याद रखिए। तो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा कब हुई, 1911 में, ये आप याद रखिएगा। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, 1912 में, ये आपको याद रखना है। और जब भारत की राजधानी दिल्ली बनी उस समय भारत के जो वायसराय हुआ करते थे वे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनके समय के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, ये बात आप याद रखिए। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, ठीक। और दिल्ली की स्थापना, दिल्ली नगर को बसाया किसने था, याद रखिएगा, अनंगपाल तोमर, ये आप याद रखिए। और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1966 में। और याद रखिए दिल्ली में ही उच्चतम न्यायालय है, ठीक। अपना सुप्रीम कोर्ट कहां पर है भाई, दिल्ली में है। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1950। ये चीज आप याद रखिए। मतलब 26 जनवरी, आप अपना गणतंत्र कब लागू हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी 1950, इस चीज को याद रखिए, संविधान लागू हुआ था इस दिन, ये बात आप अच्छे से याद रखिए। और इसी के 2 दिन बाद आप 28 जनवरी 1950 की डेट याद रखिएगा। तो याद रखिए इस दिन उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, ये बात आप अच्छे से याद रखिए, उद्घाटन हुआ, ये बात आपको याद रखना है। दिल्ली में ही पड़ती है कुतुब मीनार, याद रखिए कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, 72.5 मीटर है, लगभग 73 आता है, कभी 72 आता है पेपर में, 72 मीटर भी आ जाता है, कभी कभी 73 भी आ जाता है, ये पॉइंट भी आ जाता है। तो लगभग में आपको याद रखना है 72.5 मीटर, ये बात आप याद रखिए। कुतुब मीनार आप याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने इसका काम स्टार्ट करवाया था, ठीक। इस चीज को आपको याद रखना है, इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था आगे चल के, ये बात आप अच्छे से थोड़ा सा याद रखिएगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार ये पड़ता कहाँ है, नई दिल्ली में, इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहां दिया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बंबई, दिल्ली, चंपारण, वाराणसी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला वाराणसी। और बहुत सारे बच्चे चंपारण लगा के आएंगे, ये बात भी आप अच्छे से याद रखिए थोड़ा सा। तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहां दिया था, तो वाराणसी में। अगर पूछा जाए महात्मा गांधी ने जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो अपना पहला सत्याग्रह कहां किया, चंपारण में, ये इसका आंसर है, ठीक। तो ये बात भी आप अच्छे से थोड़ा सा याद रखिएगा, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने जन भाषण दिया था, इस चीज को आप याद रखिएगा। बीएचयू की स्थापना की बात कर लें तो मदन मोहन मालवीय ने किया था, कब किया था, 1916 में, इस बात को आप याद रखिएगा। और बीएचयू का उद्घाटन किसने किया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो याद रखिए तत्कालीन, आपको याद रखना है तत्कालीन, याद रखिए तत्कालीन ये वायसराय थे भारत के, इस चीज को आपको याद रखना है, वायसराय, ठीक, वायसराय थे, इस बात को आप थोड़ा सा याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मदन मोहन मालवीय का उपनाम क्या है, महामना। तो महामना के नाम से हम लोग मदन मोहन मालवीय को जानते हैं, इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक हम लोगों ने ये बातें समझ ली। तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहां पर दिया था, तो याद रखिएगा वाराणसी में। कहां पर, वाराणसी में, इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी करंट का अगर मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, करंट का एक क्वेश्चन अगर मैं बताऊं, हाल ही फिलहाल में ये हुआ था, विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा, है ना, विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा कहां से चली, तो वाराणसी से। कहां से भाई, वाराणसी से, ये बात आप याद रखिए, वाराणसी से डिब्रूगढ़, है ना, वाराणसी से डिब्रूगढ़, इस चीज को याद रखिएगा। वाराणसी यूपी में पड़ता है, डिब्रूगढ़ कहां पड़ता है, असम में पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। गंगा नदी से स्टार्ट हुई है और ब्रह्मपुत्र नदी में भी जाएगी, इस बात को याद रखिए, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये विश्व की सबसे लंबी क्रूज सेवा होने वाली है, इस बात को भी आप अच्छे से थोड़ा सा याद रखिएगा। और भारत की सबसे लंबी नदी का नाम भी क्या है, गंगा है, इस बात को भी आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो इसमें से बताना, खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो देखो जब तक आपको इसको डेट नहीं पता होगी कब क्या चालू हुआ, तब तक आप आंसर नहीं कर पाओगे। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात कर ले तो 1 अगस्त, कब भाई, 1 अगस्त 1920 को ये प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात कर ले तो ये 1930 में प्रारंभ हुआ था, इस चीज को आपको याद रखना है। और आगे अगर हम बात करें खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें से बताइए भाई, आप आंसर कर सकते हो यहाँ पर, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले घटना कौन सी घटित हुई थी, तो आप कहिएगा चंपारण सत्याग्रह। क्या ध्यान रखना है, चंपारण सत्याग्रह ध्यान रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां तक हम लोगों ने ये चीजें ध्यान रखी।
चलिए आगे बात करते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में चंपारण में हुआ था। राजकुमार शुक्ल, क्या याद रखना है? राजकुमार शुक्ल, इनके कहने पर गांधी जी चंपारण गए थे, ये चीज आपको याद रखना है। तिनकठिया पद्धति मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती करना ब्रिटिश लोग वो कर दिए थे, तो उसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और ये गांधी जी का पहला पहला सत्याग्रह भी था और सफल भी हुआ था। इस चीज को भी आप अच्छे से याद रखिए। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, ये बात भी आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद मिल मजदूर के खिलाफ गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल कब हुई? तो फरवरी मार्च महीने में 1918 में, ये आपको याद रखना है। अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था और पहली बार गांधी जी ने भारत में भूख हड़ताल की थी। तो पेपर में दो तरीके से पूछा जाता है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो फरवरी मार्च 1918 में। और पूछा जाए गांधी जी ने अपनी पहली भारत में भूख हड़ताल की थी, तो ये बात भी आप याद रखिएगा, फरवरी मार्च 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन में, इस बात को आप याद रखिएगा। खेड़ा विद्रोह कब हुआ? 1918 में, मार्च 1918। देखो ये आपके पेपर में कभी कभी क्रमबद्धता में भी आ सकता है। तो अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन हुआ था ये फरवरी, ये आपको याद रखना है, फरवरी 1918 आपको याद रखना है, ठीक। और अगर पूछा जाए खेड़ा, ये भी 1918 में हुआ था, लेकिन अगर बात करें तो ये मार्च 1918 में हुआ था। ये आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिए, नहीं ये कभी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इस बात को आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहां तक बात बताइए, सभी बच्चों को समझ में आया? ठीक, ये आपको याद रखना है। रॉलेट एक्ट की बात कर ले 1919 में, और ये जो पारित हुआ था याद रखिए मार्च 1919 में, ये बात भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और असहयोग आंदोलन की बात कर लें, 1 अगस्त 1920 को इसका प्रारंभ हुआ औपचारिक रूप से, इस बात को ध्यान रखिएगा। और असहयोग आंदोलन रद्द कब हुआ था? 1922 में, ये बात याद रखिए। किस घटना के कारण? तो चौरी चौरा घटना घटित हुई थी गोरखपुर में। कहां पर भाई? गोरखपुर में, इस बात को याद रखिए। और 4 फरवरी को यह घटना घटित हुई थी, जिसके विरोध में क्या हुआ था, जिसके बाद क्या हुआ था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इस बात को आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 फरवरी, कब भाई? 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान हुआ था। काकोरी स्टेशन पड़ता है लखनऊ के पास, वहां पर, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दांडी मार्च कब से चला था? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक, इस बात को आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर ले तो ये कब चला था? 1930 में, इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको लिख करके बताने चल रहा हूं, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर पूछा जाए आपसे कि दांडी मार्च का प्रारंभ कहां से हुआ? दांडी मार्च प्रारंभ, अगर आपसे मैं पूछूं कि दांडी मार्च प्रारंभ कहां से हुआ, तो आपको बताना है साबरमती से। कहां से? साबरमती, ये आपको याद रखना है, साबरमती से प्रारंभ हुआ 12 मार्च, कब? 12 मार्च 1930 को। लेकिन अगर पूछा जाए दांडी मार्च का अंत कहां हुआ, अगर आपसे पूछा जाए अंत कहां हुआ, तो आपको बताना है दांडी। कहां बताना है? दांडी बताना है, इस चीज को याद रखिएगा। और कब भाई? 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल 1930, इस चीज को याद रखिए। कुल 24 दिन ये यात्रा चली थी। कितने दिन भाई? 24 दिन ये यात्रा चली थी और अंत हुआ। और जैसे ही अंत हुआ तो आपसे कभी पेपर में पूछा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगर आपसे पूछा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो याद रखिएगा ये जो चला था ये दांडी से इसका प्रारंभ हुआ था। कहां से? दांडी से, क्योंकि जब दांडी मार्च खत्म हुआ उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ। तो इस बात को आप याद रखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब चालू हुआ, कहां से चालू हुआ? दांडी से, इस बात को आप याद रखिए। और दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ? साबरमती से। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, अगर आप इसको थोड़ा सा अहमियत दोगे और पेपर में अगर आ गया तो आप कर पाओगे अच्छा, नहीं तो कंफ्यूजन के चलते आपका ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों, तब आपको समझ में आएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? अगर आपसे मैं पूछूं तो सरोजिनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिए, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी, ये आप अच्छे से थोड़ा सा याद रखिएगा।
सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या है? चित्तरंजन दास। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या है? चित्तरंजन दास। ये भी आप थोड़ा सा याद रखिए। देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो आपको बताना है महात्मा गांधी। क्या बताना है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मतलब एक दूसरे को उपाधियां दे दी। तो ये बात आप याद रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी दी थी, और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस। यही अपना प्रश्न था। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर। ये आपको याद रखना है। और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को देश नायक। ये बात याद रखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने। ये आपको याद रखना। वारदोली सत्याग्रह के दौरान, तो वारदोली सत्याग्रह, अगर मैं इसकी बात कर लूं, वारदोली सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में। ये बात याद रखिए। इसी आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी वारदोली महिलाओं। और वारदोली सत्याग्रह जो कैसा सत्याग्रह था? तो किसान सत्याग्रह था। ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं और प्रश्नों को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने। किसने भाई? महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु की उपाधि दी थी। ये बात याद रखिएगा। और मोहम्मद अली जिन्ना को, किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। लेकिन मैं कहूं कि आप बताइए मुझे, शहीदे आजम किसे कहा जाता है? शहीदे आजम किसे कहा जाता है? अगर आपसे मैं ये पूछूं तो आप बताइए भगत सिंह। क्या बताइए? भगत सिंह। ये बात आप याद रखिए, भगत सिंह को कहा जाता है शहीद आजम। क्या कहा जाता है? शहीद आजम। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। और किसने उपाधि ने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। ये बात आप ध्यान रखिए। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो महाराजा खेतड़ी। किसने भाई? महाराजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी थी। इस चीज को आपको याद रखना है, अच्छे से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। ये बात आपको याद रखना है। और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो याद रखिए वैलेंटाइन सिराले। ये आपको याद रखना है, वैलेंटाइन सिराले। इन्होंने याद रखिए बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है। इस चीज को याद रखिए, यहां पर बाल कर लीजिएगा भाई, बाल गंगाधर तिलक, ये आपको याद रखना है। और ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था तो विंस्टन चर्चिल। क्या याद रखना है? विंस्टन चर्चिल। ये बात आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहां तक बात बताइए सभी बच्चों को समझ में आया? अब चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया गया है? खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी? शौकत अली, मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, हकीम अजमल खां। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? महात्मा गांधी। इस चीज को याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खिलाफत आंदोलन जो हुआ था ये 1919 में हुआ था। इस चीज को भी आप अच्छे से याद रखिए। तो देखो यहां पे दिया भी गया, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो गठन हुआ था ये हुआ था सितंबर महीना में 1919 में। इस बात को आप याद रखिए। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जाता है अली बंधुओं को। अली बंधु में याद रखिए शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दो लोगों ने याद रखिए खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था। और आगे बात करते हैं तो नवंबर 1919 में खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। यही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। नवंबर 1919 में एक कमेटी का खिलाफत जो आंदोलन हुआ था उसको बुलाया, एकत्रित हुए थे, तो उसमें महात्मा गांधी ने उस आंदोलन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं तो हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान कौन सी उपाधि त्याग दी थी? तो हाजिक उल मुल्क। क्या याद रखना है? हाजिक उल मुल्क की उपाधि त्याग दी थी। ये बात आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आगे बात करते हैं तो खिलाफत आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। ये भी आप थोड़ी सी विशेषता आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी विशेषता से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो खिलाफत आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी।
आगे बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय ने इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए तथा उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका का विरोध किया। ये बात आप याद रखिए, कांग्रेस की भूमिका का विरोध किया। तो मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस की भूमिका का विरोध किया था कि खिलाफत आंदोलन में वो शामिल ना हो। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिए, कभी कभी ये भी आपको नंबर दिला के जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक ही पेपर में सारे यही क्वेश्चन थोड़ी नहीं आ जाएंगे, हर जगह से रखे जाते हैं। तो आप थोड़ा सा जब पढ़ोगे, चीजों को याद करोगे, तब आप अच्छा, और आपके पास कंटेंट्स होने चाहिए, आपके पास चॉइस होनी चाहिए क्वेश्चनों को रखने, क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, थोड़ा सा क्या आ सकता है, थोड़ा आप भी करोगे तब आप अच्छा कर पाओगे। इस आंदोलन को गांधी जी ने, अब याद रखिए, खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता। तो ये बात आप थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। और ये मैंने खिलाफत आंदोलन से, और याद रखिए खिलाफत आंदोलन से मैक्सिमम अब इसी में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप अगर अच्छे से इसको पढ़ लोगे तो आप पेपर में अच्छा कर पाओगे, ये चीज याद रखिएगा। आपके पास कलेक्शंस होने चाहिए क्वेश्चनों के, कलेक्शंस। जब तक आप कलेक्शंस नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे पेपर में। तो आपके पास कलेक्शंस होने चाहिए। 1919 से आपके पास कलेक्शंस होने चाहिए क्वेश्चनों के, 1916 से आपके पास कलेक्शंस होने चाहिए, ठीक, 1905 से आपके पास कलेक्शंस होने चाहिए। तो कहने का मतलब क्वेश्चनों का जब आप कलेक्शंस याद रखे रहोगे तब आप पेपर में अच्छा कर पाओगे। तो हमेशा जैसे क्या होता है, एक कपड़े की छोटी दुकान होती है, एक कपड़े की बड़ी दुकान होती है। तो जहां पर ज्यादा कपड़े होते हैं वहां पे आप मनपसंद कपड़े ले सकते हो, और नहीं तो आपको छोटी दुकान में मैनेज ही करना पड़ जाता है। तो वही बात है, कलेक्शन जहां पे ज्यादा कलेक्शन होता है वहीं पर लोग जाते हैं। तो उसी तरीके से आपके पास अगर कलेक्शंस होगा क्वेश्चनों का तो आप अच्छा कर पाओगे पेपर में। और अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाइए। जैसे स्कूल हो गया, मैं भी अभी उतना नहीं हूं, लेकिन फिर भी जितना हो पाता है। अभी 1916 से मैं बात करूं तो यहां बहुत सारे क्वेश्चंस आपको याद आने चाहिए। जैसे 1916 में अगर बात करें कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ, 1916 में ही आपको पता होना चाहिए बीएचयू की स्थापना हुई, 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना हुई, किसने की, कब की, कैसा की, और 1916 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, ये सब आपको पता होने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से निकल करके आने वाले हैं। तो ये चीज, अब 19 अनुच्छेद में क्या है, 16 अनुच्छेद में क्या है, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो कहने का मतलब आप धीरे धीरे जब पढ़ोगे तो आप अच्छा कर पाओगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सोचोगे तभी अच्छा कर पाओगे। जब तक सोचोगे नहीं तब तक अच्छा नहीं हो पाएगा। ये चीजें हैं, और अच्छे से थोड़ा सा मेहनत करिए, लिख लिख कर पढ़िए जो ना याद हो। अब बहुत सारे बच्चे जो याद भी होता वो भी लिखते रहते, जो नहीं याद होता। तो पहले तो आपको नोट्स सभी बनाना है, फिर उसके बाद जब दोबारा आप पढ़िए तो जो ना याद हो उन क्वेश्चनों को लिख करके याद करिए। बस यही चीज है, और इसी को जब आप करोगे तो वही है, तीन चीजें, लर्निंग, राइटिंग, ठीक, यही चीज, दो चीजें अगर आप ज्यादा अपनाओगे तो अच्छा कर पाओगे। आपको राइटिंग करना है, लर्न करना है, बस ये दो चीजें, मतलब आपको है ना। तो WL यही करना है आपको, राइटिंग लर्निंग, राइटिंग लर्निंग। जब आप ये करोगे तो अच्छा कर पाओगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया है, एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति, इसका नारा गांधी जी ने कब दिया था। मतलब आपको बताना है, दांडी मार्च के समय दिया था, असहयोग आंदोलन के समय दिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय दिया था, या गोलमेज सम्मेलन के समय दिया था। तो इसका आप आंसर करिए, एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछा भी जा सकता है। तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है असहयोग आंदोलन। किसके समय भाई, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने नारा दिया, एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। तो ये बात आप थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। अब देखो मैं कुछ नारे भी डिस्कस कर ले रहा हूं, जैसे जय जवान जय किसान, इसका नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। तो देखो जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन आगे बात करें, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी, ये बात याद रखिए। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, तो आपको याद रखना है नरेंद्र मोदी। आगे बात करें संपूर्ण क्रांति, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, जय प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति। अब एक बात और बता देते हैं यहां पर, कल एक दिन मैंने पढ़ाया था तो जननायक मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जननायक। तो जननायक के बारे में बात करें तो जननायक कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को। किसे भाई, कर्पूरी ठाकुर, ये बात आप याद रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर। लेकिन अगर मैं कहूं कि लोकनायक, मैं अब यहीं पे लिख दूं लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो लोकनायक के नाम से भाई जयप्रकाश नारायण। किसे भाई, जयप्रकाश नारायण, ये बात आप याद रखिए, जयप्रकाश नारायण आपको याद रखना है लोकनायक के नाम से। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने। और मारो फिरंगियों को याद रखिए मंगल पांडे ने।
कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको याद रखना। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल, ये बात याद रखिएगा। अब देखो मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं, शहीदों की नगरी किसे कहा जाता है? अगर आपसे ये पूछा जाए शहीदों की नगरी, शहीदों की नगरी किसे कहा जाता है अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, तो आपको बताना है शाहजहांपुर। क्या बताना है? शाहजहांपुर, ये बात आप याद रखिएगा। शाहजहांपुर में पड़ता है शहीदों की नगरी, तो शहीदों की नगरी के नाम से जाना जाता है शाहजहांपुर, ये भी आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है निम्न में से असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दी थी। इन निम्न में से, अब इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है ऐसे कौन से व्यक्ति है जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान, याद रखिएगा, अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? चित्तरंजन दास। आपको क्या याद रखना है? चित्तरंजन दास आपको ध्यान रखना है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बात करें अन्य जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान, तो उसमें आपको याद रखना है मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और मोतीलाल नेहरू, और साथ ही साथ में आपको याद रखना है चित्तरंजन दास। ठीक, ये याद रखिए। चित्तरंजन दास ने, आपको पता होना चाहिए, 1923 में स्वराज पार्टी के गठन किया था। स्वराज पार्टी, ठीक, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। तो ये बात याद रखिए। जिनमें से एक चित्तरंजन दास से, और दूसरे व्यक्ति कौन थे भाई? अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम आपसे बात कर ले यहाँ पे, दूसरे व्यक्ति कौन रहे, तो आपको बताना है मोतीलाल नेहरू। क्या बताना है? मोतीलाल नेहरू। ये बात भी आप अच्छे से थोड़ा सा याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न में बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप पढ़ लेते हैं असहयोग आंदोलन से। तो असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता में क्या हुई? वृद्धि देखी गई, और मतभेदों में कमी जो आई थी वो अभी मैंने बताया था खिलाफत आंदोलन में। कहां पर भाई? खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। और इस आंदोलन की अभी मैंने बताया था आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी? एम.के. गांधी। किसने भाई? मोहनदास करमचंद गांधी। ये बात भी आप अच्छे से याद रखिए, इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो अभी असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता में क्या हुई? वृद्धि हुई, इस बात को आप ध्यान रखिए। असहयोग आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक ने समर्थन दिया। असहयोग आंदोलन को रहेगा यहाँ पे, असहयोग आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक ने समर्थन दिया था, किंतु इनके परिणाम नहीं देख सके। आपको पता होना चाहिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। कब? 1 अगस्त 1920 को, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। बाल गंगाधर तिलक का निधन, बाल गंगाधर तिलक का निधन, ये बात आप याद रखिए। बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया, ये बात भी आप अच्छे से याद रखिए। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन को रद्द करने की घोषणा कब हुई? 12 फरवरी 1922 को। कहां से भाई? बारडोली नहीं, बारदोली रहेगा यहाँ पे, क्या कर लेना? बारदोली में। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि चौरी चौरा घटना के कारण, क्योंकि चौरी चौरा घटना जो घटित हुई थी ये 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, गोरखपुर में। कहां पर? गोरखपुर में। ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना है, गोरखपुर में। तो याद रखिए इसी के दौरान आपको बारदोली से गांधी जी ने अनाउंस किया और कहा कि हम असहयोग आंदोलन को वापस ले रहे हैं। तो ये बात आप याद रखिए 12 फरवरी को, और चौरी चौरा घटना घटित हुई 4 फरवरी को, और असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ये बात आप अच्छे से याद रखिए। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने कहा था यह निष्ठुर बर्बादी है? मतलब जब वस्त्रों को जलाया जा रहा था वो बोला गया यह निष्ठुर बर्बादी है। ये किसने कहा था भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये बात भी आप अच्छे से याद रखिए, ये वक्तव्य काफी बार पूछा गया है, तो आप अच्छे से इसको नोट करके रखिएगा और आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो यहां तक ये सारी चीजें आप नोट करिएगा, लिखिएगा, पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में नहर को क्या कहा जाता था? तो नीवी कहा जाता था, तच्छा कहा जाता था, वासस या कुल्या? तो आंसर क्या हो जाएगा? कुल्या। तो याद रखिए ऋग्वैदिक काल में नहर को कुल्या कहा जाता था। नहर को क्या कहा जाता? कुल्या कहा जाता था। अब ऋग्वैदिक कालीन में कुछ यहाँ पे शब्द लिखा हूं, जैसे नीवी, कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र को नीवी कहा जाता था, और कमर के ऊपर पहना जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता था? वासस। और ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी को क्या कहा जाता था? अधिवासस। क्या? अधिवासस। आपने पढ़ा होगा अधि मतलब ऊपर, तो ऐसे करके याद रखिए। तो कमर के नीचे पहने जाने वाला नीवी, और कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को वासस, और ऊपर से धारण किया जाने वाला वस्त्र या चादर या ओढ़नी को अधिवासस कहते थे। और बढ़ई को क्या कहते थे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बढ़ई को कहा जाता था तच्छा। और आगे बात करें नावी को क्या कहा जाता था?
अरित्र, नाभि को क्या कहा? अरित्र। गाय को अधन्या, ये तो सबको पता है। अमाजु, जो कन्या जीवन भर कुंवारी रहे उसे अमाजु कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। इस बात को आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा गया है? ऋग्वैदिक कालीन परशुड़ी नदी का वर्तमान नाम क्या है? गंडक, रावी, सतलज, झेलम। तो आंसर क्या हो जाएगा? रावी हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक कालीन नदियां इधर तरफ प्राचीन नाम है, इधर वर्तमान नाम है। तो हम पढ़ते हैं, जैसे वितस्ता को क्या कहा जाता था? झेलम, परशुड़ी को रावी, कुभा को काबुल, सदानीरा को गंडक, सतुद्री को सतलज, अस्किनी को चिनाब, विपाशा को व्यास, गोमल को गोमती और दृष्टद्वती को घग्गर। घग्गर, ये चीज आप याद रखिएगा। तो ये ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं और चलते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम आपको एक सीट दे रहे हैं यहाँ पे, तो इस सीट के जितने भी क्वेश्चन हैं आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या पता आपके पेपर में, क्या पता, बस यही तो है पेपर में, क्या पता आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि मैं जहां से सोचता हूं थोड़ा सा कि हाँ यहां से क्वेश्चन रखा जाता है और मैक्सिमम वहां से क्वेश्चन मिल भी जाते हैं पेपर में। तो ये चीज आप थोड़ा सा मुझ पर विश्वास करिएगा, 1% करिएगा। मैं 99% की बात नहीं करता, मुझ पर केवल 1% विश्वास करिएगा और क्वेश्चनों को आप पढ़िएगा, डेली लिखिएगा, पढ़िएगा, फिर आप पेपर दीजिएगा। वहां पर आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे, इस चीज को आप ध्यान नहीं दीजिएगा। आगे बात करें तो बिजौलिया आंदोलन के बारे में बात करें। ये एक प्रकार का किसान आंदोलन था। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1913 में। तो आधुनिक भारत में अगर बात करें पहला किसान आंदोलन जो हुआ आगे चल के 20वीं शताब्दी में, तो ये बात आप थोड़ा सा याद रखिए, वो 1913 में अगर हम बात करें तो बिजौलिया आंदोलन किसान आंदोलन था और इसको चालू किसने किया था? साधु सीताराम द्वारा। किसके द्वारा? साधु सीताराम के द्वारा। इस चीज को याद रखिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवध किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1920 में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। कहां हुआ था? प्रतापगढ़ में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? बाबा रामचंद्र के प्रयास से। किसके प्रयास से? बाबा रामचंद्र प्रयास से। इस चीज को याद रखिए। और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती द्वारा। और याद रखिए 1929 में। कब? 1929 में। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का संस्थापक कौन थे? सहजानंद सरस्वती, और इनके द्वारा स्थापना किया गया था 1929 में। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसान प्राण कहा जाता है, मतलब किसान प्राण के नाम से जाना जाता है, तो ये बात आप थोड़ा सा याद रखिए, सहजानंद सरस्वती। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन कौन करते थे? सहजानंद सरस्वती। अब आप खुद ही सोच सकते हो, मैंने यहां पे रख दिया, और सहजानंद सरस्वती से पक्का पेपर में क्वेश्चन बनता है। एक तो पहला अवध वाला तो आप भूलना ही मत। अवध किसान सभा का गठन किसने किया था? 1920 प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र के प्रयास से। तो जो रायबरेली लखनऊ के आसपास के जिले हैं वो बच्चे इसको थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रतापगढ़ पड़ जाता है तो आप उससे थोड़ा सा याद रखिएगा, तो वो बच्चे याद कर पाएंगे। तो 1920 अवध किसान सभा का गठन हुआ था 1920 में प्रतापगढ़ बाबा रामचंद्र के प्रयास से। और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक की बात कर ले, सहजानंद सरस्वती द्वारा 1929 में। ये बात आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और किसान प्राण कहा जाता है सहजानंद सरस्वती को। आगे बात करें, हुंकार नामक पत्रिका का जो प्रकाशन करते थे वो सहजानंद सरस्वती। ये बात याद रखिए। अब यहां से स्टार्ट होता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1936 में। और अगर बात कर ले अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो याद रखिए अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। ये बात आप याद रखिए। और अगर पूछूं कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष और महासचिव कौन थे, तो याद रखिए सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे और NG रंगा इसके क्या थे? महासचिव थे। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा स्थापना 1936, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बात करें, एका आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1921 से 22 में मदारी पासी के द्वारा। किसके द्वारा? मदारी पासी के द्वारा एका आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और मुख्य केंद्र में बात करें तो हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर, ये आपको अच्छे से याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें, बारदोली सत्याग्रह, ये भी एक किसान आंदोलन ही था, 1928 में शुरू हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी कब? तो याद रखिए बारदोली की महिलाओं द्वारा 1928 में। कब? 1928 में बारदोली सत्याग्रह के दौरान, इस बात को आप याद रखिए। भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी किसने? 1951 में विनोबा भावे ने। इस चीज को याद रखिए।
तत्कालीन आंध्र प्रदेश, मतलब उस समय तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ग्राम से। तो पोचमपल्ली ग्राम से आंध्र प्रदेश में जो पड़ता था उस समय, लेकिन वर्तमान में कहां पर स्थित है पोचमपल्ली, तो तेलंगाना। ये बात आप याद रखिए। यहीं से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भूदान आंदोलन 1951, दान देना है 51 रुपया का, 1951। ये बात आप याद रखिए। विनोबा भावे, भाव मत खाइए, दान दीजिए 1951 में। ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से आप याद कर पाओगे यहां से। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कल के प्रश्न को। तो कल का प्रश्न क्या था? कल का प्रश्न जो था वो था नो नॉन वेज डे। नो नॉन वेज डे कब मनाया जाता है? 25 मार्च। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो भाई 25 नवंबर हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक ये बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक। और 28 मई, ये कल मैंने अभी एक क्वेश्चन इसमें बताया था, है ना। तो स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, ये मैंने बताया था, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, ये मैंने बताया था, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। ये मनाया जाता है 28 मई को। वीडी सावरकर की जयंती, है ना, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर की जयंती, वीडी सावरकर की जयंती। ये बात आप याद रखिए, वीडी सावरकर की जयंती। तो इनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस बात को आप थोड़ा सा याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 24 अप्रैल को मनाया जाता है भाई राष्ट्रीय पंचायत दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस। ये बात आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायत दिवस। ये बात आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। देखो कुछ मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं यहाँ पे, और जैसे पूछा जाए विश्व मृदा दिवस, क्या पूछा जाए? विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है 5 दिसंबर। क्या बताना है? 5 दिसंबर। अगर मैं बात करूं विश्व दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस, दलहन दिवस अगर मैं इसकी बात कर लूँ, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 10 फरवरी। कब भाई? 10 फरवरी। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात यहाँ तक आप याद रखिएगा, ठीक। और शिवाजी जयंती कब मनाई जाती है बताइए भाई? शिवाजी जयंती, शिवाजी जयंती के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा 19 फरवरी। कब? 19 फरवरी को शिवाजी जयंती मनाई जाती है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ तक ये बातें हो गई। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है कल्ली मंदिर का, कल्की मंदिर का शिलान्यास पीएम मोदी ने कहाँ किया? अयोध्या, वाराणसी, संभल, हापुड़। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर करना है। और पिछले क्वेश्चंस को मैंने बता दिया, तो आप इसको पढ़िएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। और बाकी तो मैं अगली क्लास में इसका आंसर बता ही दूंगा, ठीक। तो बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, लिख लिख कर आप पढ़ाई करिए। और जितना आप लिख लिख कर पढ़ोगे भाई, हम तो यही जानते हैं WL, मतलब आपको WL करना है, राइटिंग लर्निंग, राइटिंग लर्निंग, है ना, राइटिंग लर्निंग। ये बात आप याद रखिए। देखो याद जो कहते हैं बच्चे, हमें नहीं याद होता। मैं कहता हूं आज आप पढ़ो। आज आपने एक A4 साइज पर आपने क्या किया? क्वेश्चन को लिखा। तो ये आज आपने कर दिया, है ना, ये आज आपने लिखा। अब आपने लिखने के बाद जब आप पढ़ चुके हो तो एक बार इसको फिर पढ़ लीजिए 5 मिनट देकर, ठीक। पढ़ लिए, अब छोड़ दीजिए। अब आप क्या करिए, जब फ्री बैठे हो तो इसमें से पहला क्वेश्चन तो आपको याद ही रहेगा और लास्ट क्वेश्चन तो आपको याद ही रहेगा। बीच में एक ऐसी जगह क्रिएट करिए जहां पर आप इसके बीच के क्वेश्चन और इसके बीच के क्वेश्चन आप वो करिए। तो यहाँ पे जब आप कर दोगे ना, तो बीच का एक क्वेश्चन याद कर लो, शुरू का एक, लास्ट का, फिर उसके बीच का आप स्कैन करो कि यहाँ कौन कौन से क्वेश्चन है। ये आप सोचो थोड़ी देर। फिर अगले दिन क्या करो कि अगले दिन का क्वेश्चन फिर लिखो। अगले दिन जो पढ़ाया जाए या जो तुम्हें लिखना है या जो तुम किताब से पढ़ते हो फिर लिखिए। और लिखने के बाद पिछले दिन का एक बार फिर से रिवीजन करिए। पिछले दिन का एक बार फिर क्या करिए? फिर से रिवीजन करिए। और इसके बाद जब इसका रिवीजन करिए फिर इसको पढ़िए। जब ये पढ़ लोगे ना तो यहाँ पे फिर अब इसको छोड़ दीजिए। फिर अगला तीसरा दिन स्टार्ट होता है। तीसरा दिन स्टार्ट होता है, उस दिन का फिर से क्वेश्चन आप लिखिए। और उसके बाद क्या करिए? पिछले 2 दिन का फिर आप एक बार रिवीजन करिए। 5 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा लगेंगे नहीं भाई देखने में। अगर आप 20, 25, 30 क्वेश्चन लिखे हो तो इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं, इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप रिवीजन करिए। फिर जब चौथा दिन आप हो तो चौथे दिन का जब आप क्वेश्चन लिखिए तो पीछे का एक दिन रिवीजन बंद, फिर इन दोनों का रिवीजन करिए। फिर इसी तरीके से 5वें दिन जब जाइए तो इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों का आप रिवीजन करिए। तो इस तरीके से जब आप रिवीजन करोगे और सप्ताह में एक दिन फिर बैठिए आधे घंटे, जितना 7 दिन का आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कर डालिए। तो मैं कहता हूं जब बार बार आप किसी को देखोगे तो क्वेश्चन, जैसे होता शादी ब्याह में लोग जाते हैं, शादी ब्याह में लोग जाते हैं
और वहाँ पर क्या होता है, शादी ब्याह में गए, वहाँ पर पता चला मौसी आई हुई हैं, और मौसी के जो लड़के हैं उनको तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, ठीक, कभी हमने गए ही नहीं। तो मौसी मेरी मिली, मौसी को तो मैंने मान लो देखा, फिर मौसी मिलाएंगे अपने बच्चों से, तो मैं तो उनको देखूंगा। फिर उसके बाद देख लिया, अब फिर मैं 3-4 साल वहां नहीं गया, 1 साल 1.5 साल। अगर वो मान लो हमें बाजार में कहीं मिल जाएंगे, कहीं अगर घूमते हुए मिल गए, तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे? सिर्फ ये लगा मैंने इसे कभी देखा है, इतना नहीं रहेगा। और मान लो मौसी के यहाँ हम मान लो घूमने जाते रहते हैं, महीने 2 महीने 4-5 महीने जब जाते हैं वहाँ पे घूमते हैं, तो उनके लड़कों को भी देखते हैं, उनसे बात भी होती रहती है। तो क्या है, अगर वो हमें कहीं भी मिलेंगे तो हम उनको तुरंत पहचान जाएंगे, ये मेरी मौसी का लड़का है। कौन है? मेरी मौसी का लड़का, हम तुरंत पहचान जाएंगे। तो उसी तरीके से बस क्वेश्चंस भी हैं, कोई अलग नहीं है। आप उनको जितना आप देखो, अगर मान लो यहाँ पे अगर तुम उनको नहीं देखो तो कहते भाई हमें ये काम है, तो ये कहते हम तो तुम्हें जानते ही नहीं, ठीक, या वो कहते तुम्हें जानते नहीं। इसी प्रकार से क्वेश्चन भी होते हैं। अगर आप क्वेश्चन को जब बार बार आप उनसे मिले रहोगे, बार बार उनको आप देखे रहोगे, तो अगर वो पेपर में आएंगे ना, तो उतना समय पहचानने में नहीं देंगे तुम्हें। तुम कहोगे हाँ यार नीरज आ गए, हाँ तुरंत, तो वो क्वेश्चन भी कहेगा तुमने मुझे कई बार पढ़ा है, लगाओ मुझे और आगे बढ़ो। तो वही बात होती है। तो बस यही है, जितनी बार आपको कोई देखोगे एक किसी कभी और हाँ ये भी होता है, कभी कभी कोई ऐसा चेहरा होता है जो एक बार में ही नजर आ जा सकता है, एक बार में ही नजर पे चढ़ जाता है। तो वो चीजें हैं। उसी प्रकार से कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हम एक बार बताएंगे, पता नहीं किस उस समय आपका मन कैसा चल रहा है, आपके दिमाग पे तुरंत खटक जाता है, तो आपके दिमाग में वैसे भी चला जाता है। ये 5 मिनट सुनोगे नहीं, मुझे पता है, आप लोग स्किप करोगे, बकवास बातें हैं ये सब। मोटिवेशन बहुत सारे लोग देते हैं, बस जिससे आ जाए मोटिवेशन, जैसे आ जाए और जैसे तुम्हारा पढ़ने का मन करे तो वैसा। और तो कोई ये नहीं है, बस ये मेरा एक तरीका है, जैसे मैं पढ़ के याद करता हूँ वो तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस चीज़ को आप अमल करिए, थोड़ा सा देखोगे, अपने आप को एक्स्ट्रा पाओगे, और लाभ मिले तो बताइएगा, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पढ़ाई करिए जैसा आप कर सको, और क्वेश्चन अच्छे लगें तो आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। और जैसा भी रहा, आप लोगों को मैं पढ़ाता रहूँगा। ये मेरा एक थोड़ा सा चाहे शौक़ मान लो, चाहे जैसा, तो मुझे शौक़ ही है पढ़ाने का यहाँ पर। तो मैं ये पढ़ाता रहूँगा धीरे धीरे, जब भी मुझे, मैं तो अब कोशिश करता हूँ, हाँ चलिए डेली हर दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, दूसरे दिन या तीसरे दिन, ठीक। और कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दूसरे दिन मिला करें, ठीक, जैसे ही आज होगा। तो बस यहीं तक, और इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।